हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सृजन चैप्टर 6 और उषा कविता, उषा यानी प्रातःकाल यानी सुबह, और शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि, इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। इसका जीवन परिचय अधिकतर एग्जाम में आता है, क्योंकि जिन कवियों के बारे में आप 9th से पढ़ते आते हैं, सूरदास, तुलसीदास, ये आते हैं, लेकिन ये आपको लर्न होते हैं। तो विशेष तौर पर ये जीवन परिचय आपके 12th में आता है, जो आपने इसी साल पढ़ा हो, पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हो, वो विशेष तौर पर आता है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, और इसमें जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे। उसके अलावा इनके बारे में कि कवि शमशेर सिंह जो थे, वो अपनी अनूठी कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सभी कवि अपनी अपनी कल्पना से कविता को नया आयाम प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी जो कल्पना शक्ति है वो एक अनूठी और अलग प्रकार से है। कविता में नए नए प्रयास भी करते रहते हैं ये, और ये सुंदरता को नए नए और लुभावने रूपों में प्रस्तुत करते रहे हैं। ये शमशेर सिंह के बारे में इनके खासियतें, इनकी कविताओं के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं, और उसके बाद इस कविता का सार संक्षेप। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत कविता उषा, भोर के समय, भोर यानी सुबह के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। मतलब सूर्योदय के समय जो भी वातावरण होता है, जो भी माहौल था, उसको अपने शब्द चित्रों के माध्यम से कवि ने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनहारी घरेलू बिंबों में बदलकर, मतलब घरेलू जो वस्तुएं होती है या घरेलू सामान जो होते हैं, उन उपमानों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। मतलब इस कविता ने जो भी घरेलू बिंबों का प्रयोग किया है, उन्होंने वो हमें गांव की मोहक भोर यानी गांव की मन को अच्छी लगने वाली सुबह और जीते जागते परिवेश का साक्षी बनाते हैं, यानी प्रमाण बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, ये तीनों का मणिकांचन संयोग, यानी ये तीनों का संयोग, मणिकांचन यानी मणि के समान संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा, मूक यानी चुपचाप, मतलब उसका चुपचाप देखने मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चीर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। मतलब वो सूर्योदय के इस दृश्य को चुपचाप एक तक दिखता ही नहीं रहता है, बल्कि उसके उस वातावरण को जीवित, मतलब जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित, मतलब हमारे जीवन के जाने पहचाने बिंबों के माध्यम से वो उसको अभिव्यक्त कर रहा है और हमें एहसास करा रहा है उस सृष्टि का। राख से लिपा हुआ चौका, गांव में कच्चे आंगन होते हैं और जो उसको मिट्टी से लीपते हैं, राख से लीपते हैं, चौका यानी रसोई, उस रसोई का वर्णन है। बहुत काली सील, यानी जिस पर चटनी बांटते हैं ना, पत्थर और सील, वो वाली सील, उस पत्थर की बात हो रही है। स्लेट या लाल खड़िया चौक, स्लेट काला पत्थर होता है और लाल खड़िया चौक, जिससे अभी भी गांव में रंगोलियां मांडी जाती है, लाल और सफेद खड़िया चाक, वो ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है, जो इस कवि की कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस कविता के बारे में जानिए। इस कविता में जाने पहचाने घरेलू बिंब का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, रूपक व उपमा के द्वारा उषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्य का बिंब सुंदर शब्द चित्रों से उकेरा है। रूपक व उपमा अलंकार के द्वारा। उसके बाद शब्द, अब इसके बारे में लिखिए आप। शब्दों का चयन विषय के अनुरूप है, जैसा इसका विषय है। भाषा सरल हिंदी है और शैली बिंब है, क्योंकि सभी जगह इन्होंने घरेलू बिंबों का प्रयोग किया है।
कवि की उपमाएं, जो इन्होंने उपमाएं दी है, वो उपमाएं भी नया प्रमाण है। कवि की उपमाएं भी नया प्रमाण है। जैसे इस कविता में आकाश के लिए काली सील और स्लेट के लिए मतलब स्लेट के अनूठे और सटीक उपमान आपको देखने को मिलेंगे। तब देखिए सबसे पहले कविता के बारे में। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सबसे पहले तो इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, नीला शंख और चौका। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका आप ये देख लीजिए। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखिए। कवि ने इसमें भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ये इसका संदर्भ और प्रसंग है। अब आती है इसकी व्याख्या। तो कवि शमशेर सिंह कहता है कि प्रातः काल का यानी सुबह सुबह का जो आकाश है वो एक गहरे नीले रंग जैसा था। भोर होने पर वह आकाश के मेल से राख जैसे रंग का हो गया, और जैसे भोर हुई धीरे धीरे और वो मेल से राख रंग जैसा हो गया, मतलब भोर होने पर वो प्रकाश के मेल से जैसे जैसे भोर हुई वैसे वैसे उसमें रोशनी का रंग मिलता गया, तो वह राख के जैसा हो गया। और अब वह राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के समान लग रहा है, मतलब वो आकाश और अभी अभी लिपे जाने के कारण वह गीला है। सबसे पहले आकाश नीले रंग का था, फिर जैसे जैसे रोशनी हुई उसमें रोशनी का रंग मिलता गया तो वो हल्के राख के जैसा हो गया, और उसके बाद वह ऐसा लगने लगा जैसे कोई इसे राख से अभी अभी लिपा हुआ हो, और वह रसोई के समान लग रहा था, मतलब राख से लिपा हुआ रसोई के समान, और उस लिपे हुए के कारण वह ऐसा लग रहा था जैसे वह गीला है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और प्रातःकाल के दृश्य को एक घरेलू बिंब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और नीले शंख जैसा और राख के लिए चौका बताने में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इसमें अनूठे उपमानों से आकाश के शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा है, और इसमें भी उत्प्रेक्षा व संदेह अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। तो कवि कहता है कि गहरे नीले आकाश में उषा काल की लालिमा ऐसी लग रही है। अब आकाश धीरे धीरे लाल हो रहा है, तो उसकी लालिमा ऐसी लग रही है मानो कोई बहुत काली सिलबट्टी पर लाल केसर का पानी से धो दी गई हो, या काली सिलबट्टी को लाल केसर के पानी से मतलब रंग दिया हो, मल दी गई हो। कहने का मतलब चटनी बाटने का जो पत्थर होता है ना काला, उसके ऊपर लाल केसर का पानी से उसे धो दिया हो, या वो लाल केसर के पानी से धुल गई हो, ऐसा वो आकाश लग रहा है। प्रातः काल का आकाश, उषा काल का, जब लालिमा आकाश में छा जाती है तब का आकाश, या किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक को स्लेट पर मल दिया हो, ऐसा भी लग रहा है वो कि या किसी ने काली स्लेट पर लाल और सफेद कलर की खड़िया जो चाक होती है ना उससे उसको मल दिया हो, यानी उसके ऊपर कुछ न कुछ चित्रकारी कर दी हो। प्रातः काल का लालिमा लिया हुआ आकाश ऐसा प्रस्तुत हो रहा है, यानी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इन पंक्तियों में आकाश के लिए काली सील तथा स्लेट के लिए अनूठे और सटीक उपमान का प्रयोग किया गया है, और लालिमा के दृश्य को अंकित करने के लिए लाल केसर से धुला होना
और स्लेट पर लाल खड़िया मला होना भी जाने पहचाने घरेलू बिंब है। नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, किसी गोरी स्त्री की सुंदर सी परछाई जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अभी तक कवि इस सूर्योदय के जादू का मतलब वर्णन कर रहा था या उसकी बात कर रहा था। तो इसका प्रसंग देखिए, सूर्य से निकलने से पहले नीले आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि सूर्योदय से पूर्व आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदर गोरी और झिलमिलाती हुई स्त्री का शरीर हिल रहा हो। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। सूर्य उदय होते ही आकाश का यह उषा काल का जादू जैसा मनमोहक दृश्य समाप्त हो जाता है और सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। मतलब सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य की किरणें फैलने से पहले का दृश्य है। करीब करीब ये 5 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे के बीच में जो परिवर्तन आता है उषा काल में, उस परिवर्तन के क्षण क्षण का कवि ने घरेलू बिंब के उपमानों से इसका प्रयोग, मतलब इस कविता का प्रयोग किया है। और कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न सुनहली आभा को एक गोरी रमणी की जल में झिलमिल दे बताया है। और सूर्योदय के समय पीली ज्योति रूपी सुंदरी नीले आकाश रूपी जल में स्नान कर रही है। उसकी झिलमिलाती गोरी देह जल के साथ हिलती प्रतीक हो रही है। इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। नील जल में और हिल रही है में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैकल्पिक देखिए, उषा कविता में सवेरे की लालिमा का वर्णन है, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है आकर्षण। उसके बाद आपको ये अति लघु क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करने हैं। भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो नीले शंख के समान। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो नीले आकाश में भोर के हल्के सफेद प्रकाश के मिल जाने पर राख जैसा रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका बताया। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि सूर्योदय होते ही आकाश में दिखाई देने वाला उषा का मनमोहक दृश्य समाप्त हो गया है। मतलब अब सूर्य की किरणें फैलने लग गई है। और लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं उस कविता के आधार पर। हाँ, ये देख लीजिए आप, उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? तो इसमें कवि प्रातःकाल के परिवेश में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है, उसी तरह अपने जीवन को भी गतिशील एवं जीवंत रखना चाहिए। इसका मुख्य संदेश तो यही है। इस संदेश के आधार पर आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। और इसकी शिल्पगत विशेषता में तो आपको ये बताना है कौन कौन से बिंबों का, कौन कौन से अलंकारों का किस किस शब्द में किस किस प्रकार प्रयोग किया है, ये सब आप इसकी शिल्पगत विशेषता में लिखेंगे। उसके अलावा इसका निबंधात्मक प्रश्न कर दिया था, अब आप स्वयं इसका निबंधात्मक प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करना है, कोई विशेष बात नहीं है। और इसकी व्याख्या तो आप पूरी कविता की व्याख्या एक साथ ही कर लें, अलग पैराग्राफ में नहीं करें, पूरी कविता एक साथ ही इसकी व्याख्या कर लीजिए। धन्यवाद। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।